संसद की नई इमारत है तैयार। संकल्प से सिद्धि किस तरह हो सकती है, इसका एक जीता जागता प्रमाण है। सवाल है सियासत भी जोरदार। सावरकर की जयंती पर तोहफा दमदार। पूरा सावरकर विचारधारा से प्रेरित जो भी विश्व है वो इस वार्ता से बहुत ही आनंदित है। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। संसद की नई इमारत और उस इमारत पर हो रही सियासत पर आज हम चर्चा करेंगे हल्ला बोल में। तालियों के साथ आप सभी का बहुत स्वागत है यहां पर। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, कुछ तस्वीरें इस वक्त आ रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक के लिए जापान पहुंचे हैं और वहां पर भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचा हुआ है और मोदी के वहां नारे लगे हैं। जापान के हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 बैठक में पहुंचे हैं, जहां पर भारत को विशेष मेहमान के तौर पर इस बार बुलाया गया है। हम संसद की नई इमारत पर जो सियासत चल रही है उस पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको जापान के हिरोशिमा की दिखा रहे हैं, जहां पीएम भारतीय समुदाय से मुलाकात कर रहे हैं। हिरोशिमा की पहचान वैसे तो उस न्यूक्लियर त्रासदी के लिए है जो इस शहर ने झेली है, लेकिन जापान में इस बार हिरोशिमा में ही G7 की बैठक की जा रही है, जिसमें भारत को विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। और G7 की इसी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भारतीय समुदाय से मिलते हुए। प्रधानमंत्री जब भी किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो अक्सर जो भारतीय समुदाय है उसमें काफी उत्साह दिखता है और वो सब उनके साथ एक झलक और एक तस्वीर के लिए उनसे मिलने के लिए आतुर दिखाई देते हैं। तो जापान के हिरोशिमा में G7 की बैठक के लिए पीएम पहुंचे और वहां पर वो भारतीय समुदाय के लोगों से मिल रहे हैं। उसी की तस्वीरें आप देख रहे थे। लेकिन अब वो मुद्दा जिस पर आज हम हल्ला बोल करने वाले हैं, क्योंकि संसद की नई इमारत अब तैयार है और संसद की इस नई इमारत पर हो रही सियासत है। 28 मई को यहां पर प्रधानमंत्री उस इमारत का उद्घाटन करने वाले हैं। उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भव्य इमारत बनी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर सियासत कर रही है, क्योंकि इसे जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी महत्वाकांक्षा करार दिया है, तो मनीष तिवारी इसके औचित्य पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री 28 मई को जिस तारीख पर इसका उद्घाटन कर रहे हैं, वीर सावरकर की जयंती पर, इसको लेकर भी एक बवाल छिड़ा हुआ है। सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अतुल औंधे पाटिल साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, प्रवक्ता और कन्वीनर हैं नीतीश विचार मंच मिशन 2024 के। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रोफेसर साहब आए हैं। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें ये रिपोर्ट। देश की नई संसद तैयार है। अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी 28 मई को करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन का न्योता दे दिया है। उद्घाटन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। संकल्प से सिद्धि किस तरह हो सकती है, इसका एक जीता जागता प्रमाण है। और उन्होंने जो संकल्प से सिद्धि का सबक पूरे दुनिया को दिया है, पूरे देश को दिया है, उसकी ये नई संसद भवन जो है उसका एक जीता जागता प्रमाण हो। संसद के नए भवन का निर्माण 2021 के जनवरी में शुरू हुआ था। 28 महीने में इमारत बनकर तैयार हो गई। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जाकर इसके निर्माण कार्य का जायजा लिया। 30 मार्च को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भवन को देखने गए थे। वो 1 घंटे रुके और अधिकारियों से निर्माण की जानकारी ली। जो भी आज इस लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे प्रतिपक्ष के हों, सभी को वर्षों से इंतजार। जिस दिन 2020 में इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी, नरेंद्र मोदी ने, उस दिन से सभी को लगता है कि कब ये तैयार हो,
नए संसद भवन को लेकर सियासत पुरानी है और अब भी हो रही है। जैसे ही खबर आई कि पीएम मोदी 28 मई को इसका उद्घाटन करेंगे, कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, 28 मई को उद्घाटन किए जाने वाले नए संसद भवन के एकमात्र वास्तुकार, डिजाइनर और श्रमिक। तस्वीर सब कुछ बयां करती है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाली परियोजना। बात यही खत्म नहीं, कांग्रेस ने नई संसद भवन की जरूरत को लेकर भी सवाल खड़े किए। मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, क्या हमें संसद के नए भवन की जरूरत है या फिर काम करने वाली संसद की? 1952 से 1971 तक संसद हर साल करीब 120 दिन चलती थी। आज वो आंकड़ा 60 से भी कम है। आज जब भी संसद चलती है, सत्ता पक्ष इसमें रुकावट डालता है। Parliament is not only of bricks and cements and steel. It is about the voices of people who are voiceless also. It's not about chairs. It's not about space. It is not about the facilities. It is about the right of the opposition members to speak. When the mics of opposition members are switched off, what is going to be the biggest thing in a new parliament? नया संसद भवन पुरानी इमारत से एकदम अलग और अनूठा है। पुराना संसद भवन 47,500 वर्ग मीटर में है, जबकि नई बिल्डिंग 64,500 वर्ग मीटर में बनाई गई है। यानी पुराने से नया भवन 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। नया संसद भवन 4 मंजिला है। इसमें 3 दरवाजे हैं। इन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। सांसदों और वीआईपीज के लिए अलग एंट्री। इस पर भूकंप का असर नहीं होगा। तिकोने आकार के नए संसद भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 में शुरू हुआ था। इस बिल्डिंग को पिछले साल नवंबर में पूरा हो जाना था, यानी ये डेडलाइन से 6 महीने लेट तैयार हुआ है। अब जिस दिन प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, उस दिन विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती भी है। ये अपूर्व योगायोग है। भारत के एक महान सुपुत्र, स्वातंत्र्य सेनानी, स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी के प्रति आदरांजलि अर्पण करने का ये सुनहरा अवसर है और मैं भारत सरकार का अभिनंदन करता हूं कि वह अवसर उन्होंने पाया है। मौजूदा संसद भवन को 96 साल पहले 1927 में बनाया गया था। मार्च 2020 में मोदी सरकार ने संसद को बताया था कि पुरानी बिल्डिंग का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है, साथ ही ये खराब भी हो रही है। इसके साथ ही लोकसभा सीटों के नए सिरे से परिसीमन की जो सीटें बढ़ेंगी, उसके लिए पुरानी बिल्डिंग में पर्याप्त जगह नहीं है। इसी वजह से नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। आज तक ब्यूरो। गौरव जी, फिजूल खर्ची है, पीएम की निजी महत्वाकांक्षा की वजह से ये बनाया जा रहा है, जवाब दीजिए। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि फिजूल खर्ची ये होती है जब गैर संवैधानिक तरीके से आप हज सब्सिडी देते हैं और सर्वोच्च न्यायालय कहता है हज सब्सिडी खत्म हो। ये पार्लियामेंट है क्या? ये लोकतंत्र का मंदिर है। ये हर नागरिक की उम्मीद है, हर व्यक्ति चाहता है कि हम उस लोकतंत्र के मंदिर में जाएं और देश की सेवा करें। और मैं आपको आपकी रिपोर्ट में देख रहा था, 100 साल से ज्यादा पुरानी एक हमारी बिल्डिंग, जिसमें अगर आप संविधान पढ़ें, अनुच्छेद 81 है अगर मुझे सही याद है, वो खुद कहता है कि 2026 में जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़नी। अगर पुरानी बिल्डिंग में जगह नहीं है तो हमारे सांसद कहां बैठेंगे? हमारी जनता का प्रतिनिधित्व कैसे होगा? और मैं एक बात और कहूंगा अंजना जी, आप कहती है ना फिजूल खर्ची, हर किसी के लिए सुरक्षा जरूरी है। एक बार अनुमान लगाइएगा, ऐसा भी राजनीतिक परिवार है इसी देश में जो प्रधानमंत्री नहीं भी रहा है और उसकी सुरक्षा में यहां 862 करोड़ का खर्चा आया है, वहां पे कई हजार करोड़ का खर्चा भारत की जनता ने किया उनकी सुरक्षा के लिए। तीसरी बड़ी बात, आपको यह तथ्य बताना जरूरी है कि गिरगिटान भी जयराम रमेश को देख के पैर छू के कहता है सर आप मेरे गुरु। मालूम है क्यों? द हिंदू का आर्टिकल देखिएगा, जयराम रमेश जी ने कहा कि भारत को नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की आवश्यकता है और उस वक्त स्पीकर थी मीरा कुमार जी, उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, जरूरत है। ये बात है 2012 की। आप सपना देखते थे, वो सपना पूरा करता है मोदी है तो मुमकिन है। नरेंद्र मोदी जी, ये मोदी महल नहीं है, ये एक अनूठी पहल है।
ये हर नागरिक के लिए बन रहा है, और अगर इस पे कोई प्रहार करता है तो मैं समझता हूं जनता जवाब देना जानती है। चुनाव आने वाले हैं, पता चल जाएगा। अतुल जी जवाब दीजिए। एक तो संसद देश के लिए बन रहा है ना, वो पीएम अपने घर थोड़ी ले जाएंगे। ऐसा है, एक बात कही है, कुछ फोटोग्राफ्स है मेरे पास देश के, इसके पहले भी प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए काम किया है। ये पोखरण 1 की है, इसमें डॉक्टर चिदम्बरम है, एपीजे अब्दुल कलाम है, जिन्होंने पहला जो टेस्ट किया था, सबकी फोटो साथ में है। इट वॉज द बिगेस्ट थिंग। गरीब राष्ट्र था लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए पहला काम हुआ। ये पोखरण 2 की तस्वीर, इसमें सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी है, जॉर्ज फर्नांडिस जी है, एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की भाखरा नंगल डैम की है। इसमें पंजाब के चीफ मिनिस्टर है, तत्कालीन इंजीनियर्स है, वर्कर्स है, सब है। ये सारी तस्वीरें हैं। डिजाइनर एक, वर्कर एक, आर्किटेक्ट एक, सब कुछ मैं के इर्द गिर्द घूमता है। इन्होंने गिरगिट की बात कही, काफी एकदम परफेक्ट बैठता है गिरगिट नाम का शब्द, और कई लोगों ने ये बात कही है। अब इन्होंने संसद लोगों की बात, हम संसद के लिए आएंगे, पैर छूकर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इस देश के 66% किसानों के भविष्य की जब बात आई और 3 काले कानून जब आए तो वो 12 मिनट में आए ना, तब चर्चा हुई, रौंदा गया, तब चर्चा नहीं हुई। और जब वापस लिए गए 700-750 किसानों के शहादगी के बाद, तो वो 12 मिनट में वापस लिए गए। क्यों चर्चा नहीं होती? 70 साल के की इमारत का क्या लेना देना? 70 साल नहीं, गलत क्लास में घुस गए, एग्जाम है गणित का बता रहे हैं, बात कर रहे थे, मैंने बात नहीं किया, फिर वो रोते हैं, फिर वो कहते नहीं मैं बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो पार्लियामेंट के बारे में बताइए। नहीं, आप देखिए, आपने संसद की बात कही, लोगों की बात कही, तो लोगों की कितनी बात होती है बताना मेरा काम है, और मैं बता रहा हूं। हाँ बताइए। इनका दोगलापन देखिए क्या है। मत हुई। सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी 2012 में कहते हैं, वही बिल उन्होंने दोनों बाद में पास किए। एक बांग्लादेश बॉर्डर का मसला था और एक एफडीआई इन रिटेल का था। हमने 51% लाया था, इन्होंने 100% कर दिया। तब कहते हैं कि संसद को रोकना, गतिरोध पैदा करना, ये एक संसद का आयुध है, शस्त्र है। 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सत्ताधारी पक्ष, सत्ता पक्ष, जिसकी जिम्मेदारी है संसद चलाना, वही चलने नहीं देता है। तो ये इनका जो दोगलापन है वो बताना जरूरी था। अब देखिए, प्रायोरिटीज होती है देश के सामने, कुछ प्राथमिकताएं होती है। अब देश में कोविड में इनका कहना है 50 लाख लोग मरे, 5 लाख लोग मरे, 6 लाख लोग मरे, जो भी है, अलग अलग आंकड़े, 45 लाख का आंकड़ा आया, अलग अलग WHO का। तो उनको 4 लाख रुपए देना चाहिए। हमने महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी तो 50,000 रुपए हमने दिया। जो कोविड से गुजर गए, एक सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो 4 लाख रुपए दो। तो सरकार ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। क्यों नहीं है पता है? बात सवाल पैसे का नहीं था। अगर क्योंकि देना पड़ता तो सच्चाई आती, लोग सामने आ जाते। तो सच्चाई नहीं आनी चाहिए, इसलिए छुपाई। तो लोगों की बात करते ये मत बताइए। और जहां तक आज देश की जरूरत क्या है, आज देश की वित्तीय अवस्था क्या है, तो नहीं चाहिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन जनता को अनदेखी करके, जनता के हितों को अनदेखी करके, जो बात अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा मैंने किया, वो एक्चुअली उनको तो ही वांट्स टू पुट हिज लेग इन जवाहरलाल नेहरू शूज, लेकिन निर्माण करने के बजाय खत्म करने का काम जो है वो करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जनता की जो जरूरत है छोटा सा उसको अनदेखा किया। धन्यवाद। देखिए, मैंने बताया क्यों आवश्यकता है, लोकतंत्र का मंदिर है, अनुच्छेद 81, लोकसभा राज्यसभा के सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है, कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन मैं एक बात इन्हें ये बता दूं जो बहुत आवश्यक है हर किसी के लिए जानना, ये सारा जो गैंग है ना कि भारत को किसी तरह से नीचा दिखा दे, ये सुप्रीम कोर्ट गया था अंजना जी कि ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इस पे रोक लगे, नई संसद ना है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। ये दिल्ली हाई कोर्ट भी किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया और 1 लाख रुपए की कॉस्ट इन लोगों पे लगा दी। ये नहीं बताएंगे हम लोग पे, अभी शांत हम लोग पे शांत। देखिए आप अंजना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग 28 को जाइएगा कि नहीं? जब उद्घाटन होगा, जश्न होगा, तमाम पार्टियां जब जीएसटी लागू हुआ इस देश में, जब जीएसटी लागू हुआ इस देश में, बहुत बड़ी बात थी। संविधान जो है उसको आपने अमेंड करके लागू किया। ये लोग नहीं आए थे, ये विरोध कर रहे थे।
ये हर चीज का विरोध करते हैं, अनुच्छेद 370 का विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री जी का, आर्मी का, ईवीएम का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनका काम ही विरोध है। तभी कहती है जनता इतना मत करो विरोध, लगा देंगे निरोध, फिनिश, डॉट लग जाएगी आपके ऊपर। और दूसरी बात मैं बता दूं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विरोध का मतलब रोकना होता है। आपको नहीं पता, शांत पढ़िएगा, राहुल गांधी से डिक्शनरी। चलिए सुनिए अंजना जी, तीसरी बात बता दूं, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही है, 9 साल में पार्लियामेंट में रही है। इनके समय में 0% प्रोडक्टिविटी पहुंच गई थी, आंकड़े देख लीजिएगा। और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की बात करी, भारत बना है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इनके समय में फ्रेजाइल 5 होती थी, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तक का सफर। अन्य लोगों के पास भी ये है। देखिए 2011 में इस देश की जो थी 3rd नंबर की इकोनॉमी थी दुनिया में। जब फ्रेजाइल 5 की बात करते थे तो 72 रुपए पेट्रोल मिलता था और 410 रुपए का 2011। नहीं, क्या 3rd नंबर की इकोनॉमी? बिल्कुल थी। ये लीजिए, इनको ये परचेजिंग पावर, अरे यही निकालो, अरे 11वें नंबर की इकोनॉमी थी, 5वें पे आ गई। इनको ये भी नहीं बताओ मुझे। आप चलिए प्लीज, $3.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी अभी जब हुई बात है। कर रहा था, तो गलत आप बताएंगे, पूरा करना। 11 थी। जब ये बात कर रहे थे मैंने थोड़ा सा टोका तो आपने कहा टोको मत। ये तो बीच बीच में आ जाता है, मैं भी नहीं टोक रहा भाई, आपने गलत तथ्य एसिडिटी हो जाती है। जनता जरा 2% था, 2% था बेरोजगारी का दर। 410 रुपए सिलेंडर था, 72 रुपया जो है वो पेट्रोल था, 58 रुपया डीजल था। ठीक है, तब ये बोलते हैं फ्रेजाइल इकोनॉमी, यानी कुछ तो भी षड्यंत्र हो रहा था, कुछ तो भी षड्यंत्र हो रहा था कि फ्रेजाइल इकोनॉमी उसे कहा गया जिसने ये सब चीजें की। और आज $18 तक नीचे गया, आज एवरेज $60 के ऊपर नहीं है। $50 में हमें रशिया से मिल रहा है, अभी चल रहा है वो भी G7 में, वो आने वाला है। अनुराग, तो ये अब पहले संसद पे भी बोलिएगा। संसद क्या ये नई इमारत फिजूल खर्ची है, निजी महत्वाकांक्षा है, या देश के लिए एक इमारत है जो सदियों के लिए रहे? देखिए बात ये नहीं है, बात है क्या देश का राष्ट्रपति भवन, देश की पार्लियामेंट चूने लगी है क्या, बिल्डिंग गिरने लगी है क्या, जितनी जरूरत थी बनाने की? अभी क्या ये सही वक्त था जिस कोविड से देश गुजर रहा था, लोग परेशान थे, हमारी अर्थव्यवस्था, जो हमारा पास पैसा था वो हम किसी गरीब के मकान बनाने में भी तो लगा सकते थे। अब इन्होंने कहा संसद को सुरक्षा चाहिए, पार्लियामेंटेरियन को सुरक्षा चाहिए, एमपी को सुरक्षा चाहिए। अरे वो पैसा जनता की सुरक्षा में लगाते हैं आप, उनके लिए तो आप छोटा सा पैसा लगा के घर देना चाहते हो कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख में गरीब का घर बन जाए, और खुद के लिए आप हजारों करोड़ का यहाँ पार्लियामेंट बनाना चाहते हैं बैठने के लिए। घर बना रहे हैं, बात कर लो, गरीबों के लिए घर बना रहे हैं। नहीं कौन नहीं, अभी आप बोल रहे हैं बनाना चाहिए था तो ये बना नहीं रहे। 3 करोड़ बने, 3 करोड़। मैं बता लूं अपनी, मैं बीच में नहीं बोला, मैं कह रहा हूं आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कंकड़ पत्थर की बिल्डिंग बनाने से क्या लोकतंत्र जिंदा हो जाता है? क्या पार्लियामेंट भव्य बनाने से माँ बेटी जिस तरह से कानपुर में जली क्या नहीं जलेगी? उस पर रोक लगनी चाहिए थी। मैं कहता हूं जिस तरह डीजल पेट्रोल महंगा हुआ, पार्लियामेंट भव्य बना दीजिए, डीजल पेट्रोल 100 के पार हो जाए। ऐसी भव्यता का क्या फायदा? आप यहां डॉलर के मुकाबले रुपया पतला हो जाए लेकिन फिर पार्लियामेंट भव्य बन जाए, उसका क्या फायदा होगा? लोग बेरोजगारी से आत्महत्या करें, किसान यहां पे धरने में बैठा रहे, उनकी मौत हो जाए, लेकिन पार्लियामेंट भव्य बनना चाहिए। ऐसी पार्लियामेंट का क्या करेंगे जो पार्लियामेंट चलती तक नहीं है, जो चलती तक नहीं है पार्लियामेंट? कब चला पाए पार्लियामेंट जरा बताइए। अभी सेशन चल के खत्म हुआ, पूरी की पूरी पार्लियामेंट चली नहीं। जब पार्लियामेंट चलती नहीं, वहां काम होता नहीं, देश की बात होती नहीं, चर्चा होती नहीं, तो पार्लियामेंट क्यों बनाना फिर भाई? पार्लियामेंट चले तो पार्लियामेंट बनाइए ना। तो पार्लियामेंट बनाने की भव्यता की बात करते हैं, वो भव्यता आप लोगों के दिलों में लाइए, वो भव्यता अपने काम में लाइए, वो भव्यता जमीन पर उतारिए, लोगों को लगे कि आप भव्य काम कर रहे हो। बिल्डिंग भव्य बनाने से कोई देश भव्य नहीं बन जाएगा। जवाब दीजिए गौरव जी। देखिए, कंकड़ पत्थर से पार्लियामेंट बनेगी, कुछ फायदा नहीं होगा। यही कंकड़ पत्थर जब आपने सफाई महोत्सव में सफाई स्ट्रिप बनाई थी 65 करोड़ की, तब कहां था? हज हाउस सब्सिडी दे के आपने 100 करोड़ की बिल्डिंग बनाई, तब कहां था? और मैं पूछना चाहता हूं, जब वो मां चिल्ला रही थी कि मेरी बेटी के साथ गलत हो रहा है और पुलिस आजम खां की भैंसें ढूंढ रही थी और कह रही थी 2 किलो दूध दिया है, तब क्या था ये बताइएगा? अरे माँ बेटी बीच में नहीं, मेरी तरफ बोला तो मैं पूरा करने के बाद मैं मौका दूंगा। चुप रहा। और मैं आपको बताऊं इनको नफरत क्यों है लोकतंत्र के मंदिर से। अगले चुनाव में सीटें आएंगी अंडा, अंदर बैठने को मिलेगा नहीं, बाहर से देखेंगे चश्मा लगा के, तो इनको लग रहा है भैया अभी से विरोध करो। जनता सब देखती है। और मैं फिर कहूंगा 862 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। अंजना जी एक उदाहरण आपको दे दूं, ये सुनिएगा। 862 करोड़ में लोकतंत्र का मंदिर तैयार हो रहा है, कष्ट हो रहा है।
और जब हमारे जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए थी तो 4000 करोड़ के वीवीआईपी चॉपर गांधी परिवार ला रहा था, तब कोई नहीं बोला था। ये फर्क है दोनों में। जवाब दे दो। दिक्कत ये होती है, 1 सेकंड 10 सेकंड दोनों पे बारी बारी से। 1000 करोड़ के 2 10 सेकंड। अच्छा, उन पे बोला सैफई, अरे सैफई पर उंगली रख दी है भाई, उनकी कमजोर नब्ज है। दिक्कत इतनी हो जाती बहुत है दर्द कि होता है सैफई जब जैसे अनुराग जी को सैफई याद गांव में दिलाते। अगर एयर स्ट्रिप बन गई, गांव के लोग अगर जहाज में बैठ जाएंगे तो बड़ी तकलीफ है। गांव के लोग कितने गांव में गांव अगर वाले मेडिकल गए हैं कॉलेज उस बन गया एयरस्ट्रिप से, तो इनको बता दो। दिक्कत हो रही है। गांव केवल के लोग यादव इलाज हो जाए, इनको दिक्कत होती है। परिवार। गांव में बीच स्टेडियम में, गांव बीच की में, कुछ गौरव जी, गांव वाले गए गौरव जी, बताओ, चार्टर उतर बीच में ये चाहते हैं गांव के अंदर कुछ ना होना, स्टेडियम बने ना, मेडिकल कॉलेज बने ना, एयर स्ट्रिप बने, गांव वाले सिर्फ उसी तरह से रह जाएं। लेकिन गांव के बारे में अगर समाजवादी सोचती है तो उनके पेट में दर्द होता है। ये दिल्ली में भव्य संसद बनाना चाहते हैं। अरे हम गांव में स्टेडियम बनाए, सलमान खान, गांव के लोग खोलते हैं, ऋतिक गांव में रोशन, मेडिकल कॉलेज बनाए, गांव के लोग वहां जाते हैं इलाज कराने, गांव में तभी हाल हुआ है, तभी हाल गांव के हुआ लोग है। देखते हैं। आप बच के सरकार रहिएगा चली सत्य गई। जी, सत्य प्रकाश जी बच के रहिएगा, बोतल ही गिरी है अभी तो। बस ये नहीं अनुराग जी बताएंगे, या बताएंगे आज क्या? कि एक ही गांव क्यों चुनते हैं, एक वही गांव क्यों चुनते हैं जो अंजना जी, बहुत यादव अच्छा परिवार का गांव है। अच्छा, आपने अच्छा सवाल पूछा। आपको शायद पता नहीं है, लोहिया ग्राम योजना सुना आपने? आपने सुना जनेश मिश्र ग्राम योजना? हजारों गांव को ऐसा बनाया गया, हजारों गांव को। हमें तो नहीं दिखा। यही तो बात है, हम लोग गूगल गए कीजिए, थे, आपको पता चल जाएगा। नहीं 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 चुनाव हार गए, कीजिए, बेचारे। पता जो चलेगा। सफाई की भव्यता है मत अरे इनकार भव्यता, कीजिए। हर गांव में हमने, अरे घुसते ही लोहिया स्टेडियम ग्राम, दिखता है लोहिया भव्य। ग्राम हमने लोहिया ग्राम इसी तरह से बनाई योजना के अंदर, जिनके अंदर लाइटें हैं, गांव की झूठ नहीं, सड़कें झूठ पक्की हैं, स्कूल बने हुए, जाइए ना, झूठ नहीं। हजारों गांव बनाए। अतुल जी, उन्होंने सीधा प्रहार किया गांधी परिवार पे और चौपर के मुद्दे पे। देखिए, जो चॉपर्स आने वाले थे वो वीवीआईपी सिक्योरिटी के लिए चॉपर्स थे। ये अगर 8.5 हजार करोड़ के 2 पहले प्रधानमंत्री है, जो 8.5 हजार करोड़ के 2 अगर जेट ले ले तो वो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 लाख का सूट पहन ले हमारा फकीर प्रधानमंत्री। कब बताएंगे कौन किसके परिवार के लिए लेता है? परिवार का तकलीफ यह है कि परिवार जितना भगवान का नाम नहीं लेते उतना हमारे परिवार का नाम लेते। तकलीफ है ये। अच्छा, कोई भी नैरेटिव रहेगा तो हज की बात करेंगे। भैया, इस देश में धर्मनिरपेक्ष देश है, इस देश में मदद होती है तो कुंभ को भी होती है और हज को भी होती है। और वो क्या नागरिक नहीं इस देश के? उनको किनको? कुंभ मेला में होती है ना। मैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए, ये जो है ना बीच में जो होते हैं, इनको पता नहीं है क्या क्या होता है कुंभ मेले में, किस तरह की मदद अभी सरकार दो लोग करती है। इंतजार सबके कर लिए रहे मदद करती है। ये देश सबका है, ये देश सबका है। ये 80 और 20 की बात करने वाले लोग हैं। कभी इनसे भी सवाल पूछेगी जनता। कर्नाटक में पूछा, पूरा देश में पूछेगी, तुम देश की बात क्यों नहीं करते? तुम 80% की बात क्यों करते? तुम 100% की बात करो। हम कांग्रेस के लोग हैं, हम 100% की बात करेंगे। सब नागरिक और सब बराबर है। कर्नाटक के बाद नैरेटिव बदलेगा, 80-20 पर जनता पूछेगी। कांग्रेस पार्टी का शुरू से रहा है कि 20% को तो कंसोलिडेट करो। ये जो मुस्लिम वोट बैंक है पूरा कंसोलिडेट होना चाहिए, और जो हिंदू वोट बैंक है उसको जातियों में तोड़ो। कैम्ब्रिज, देखिए अब परेशानी होने लगी, अब इनको तो रोकिए ना। अरे आप बोलो ना भाई, सामने देख के। कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग पिछली बार 2019 के चुनाव के समय राहुल गांधी ने करने की कोशिश की थी। कांग्रेस पार्टी ने यही काम किया था कि हिंदू समाज को जातियों में तो आपको याद है कि कास्ट सेंसस ये इसीलिए चाहते हैं, और कास्ट सेंसस जब कांग्रेस के जमाने में आई थी तो राहुल गांधी उसको अपने बक्से में बंद करके बैठ गए थे, उस समय नहीं निकाले थे। प्लीज आप बीच में बोलिएगा, प्लीज में नहीं, बीच में नहीं, ये गरीब तरीका है। और देखिए, हमारे बगल में जो हरा कुर्ता है उसका काम है, देखिए कई बार सुन लीजिए, कई बार ऐसा है ना, हम तो प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, कई बार विद्यार्थी ऐसा आता है, वो ऐसा रट करके पेपर आएगा, सवाल कुछ पूछिए उत्तर कुछ देगा। वही कांग्रेस और बगल के हमारा जो हरा कुर्ते वाला है ना, हरा जाली वाला, वही हमेशा आप अनुराग भदौरिया का 5 साल का आप टेलीविजन डिबेट देखिए, वही 6ठी क्लास के बच्चा वाला उत्तर, ये नहीं हो गया, बेरोजगारी। अरे भाई, इटावा में तुम क्या हवाई जहाज उतारने के लिए वहां पर, सुनो देश में नहीं है? नहीं, सुन लीजिए, एक होता है कम से कम कि एक कम से कम इंडस्ट्रियल टाउन होता जहां रोजगार वगैरह होता। सफाई के अयासी के अड्डे के लिए, जहां मुलायम सिंह का परिवार अयासी का अड्डा बना चुका है, उसके लिए वहां पर एयरपोर्ट चाहिए। और वैसे नहीं, जहां पर कि बड़े हवाई जहाज के बोइंग उतारा जाए, छोटा विमान भी नहीं,
समझे कि नहीं? क्या बात करते हैं एक मिनट, पार्लियामेंट पर अब आते हैं, लेकर अब पार्लियामेंट पे आते हैं। सुन लीजिए, मैंने बीच में नहीं बोला था, मैंने बहुत धैर्य से सुना था आपको। पार्लियामेंट ऐसे नहीं, तेजी से बोलिए। राहुल गांधी को भी पढ़ा चुके हैं, हम राहुल गांधी को भी पढ़ा चुके हैं। जब हम पढ़ाते थे तो राहुल गांधी पढ़ रहे थे। और हार्वर्ड में आने की आपकी कुवत नहीं, यहीं पढ़ाओ। ऐसा है कि राहुल गांधी अकल से हार्वर्ड नहीं जाते हैं, बेअकल से हार्वर्ड जाते हैं। अकल के बस पर राहुल गांधी की हैसियत नहीं है कि किसी लेवल है वो। अरे छोड़ो यार, हम जानते हैं, हम जानते हैं ना। 7वीं पास नहीं है, अरे भाई, फर्जी डिग्री नहीं है, एमफिल है इकोनॉमिक्स में। ऐसे प्राध्यापक देश में अभी आने 2014 के बाद क्या होगा? आप अपनी बारी में भी बोलेंगे, उनकी बारी में भी बोलेंगे, तो फिर आप ही आ जाइए, मैं चली जाती हूँ। प्लीज सर, प्लीज, मुझे आगे जाना है ना। सत्य प्रकाश जी अभी एक बार नहीं बोल पाए क्योंकि आप लोग आपस में ही खत्म नहीं होता है। कोई पान की दुकान पे थोड़ी खड़े हम। नए भारत का संसद है आज। हमारा जो इकोनॉमी है वो चौथी इकोनॉमी है देश के। अभी कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि 2011 में ही भारत विश्व की तीसरी इकोनॉमी थी। पता नहीं कौन सा अर्थशास्त्र के कहां से इन्होंने लाया था, आज तक तो किसी ने नहीं सुना। राहुल गांधी और 10 जनपद के अड्डे में जरूर होगा ये, हमें नहीं जान के। एक और बात जल्दी से सुन लीजिए, ये नए भारत में यदि मान लेते हैं, ये कहते हैं, अभी हमने देखा कांग्रेस के एक नेता का कि भाई काम नहीं होता है और 1971 से पहले काम होता था। इसका मतलब दो चीजें हैं, यानी कि उस समय जो गैर कांग्रेसी विपक्ष था वो संसद को चलने देता था। जब से गैर कांग्रेस सरकारें आई हैं, संसद को चलने नहीं दे निभा पा रहे भारतीय जनता पार्टी। यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो संसद को नहीं चलने देती। आपको ध्यान में होगा कि राज्यसभा में मारपीट करने वाला कौन था? कांग्रेस पार्टी थी ना। थोड़ा सा सत्य प्रकाश जी, अगर संसद पर पैसा खर्च करना फिजूल खर्ची है तो ठीक उसी तरीके से सैफई में अगर आप फिल्म स्टार्स को चॉपर्स में बुलाएं तो वो भी फिजूल खर्ची है। वैसे ही तमाम पार्टियों की नब्ज अगर टटोलिएगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिल जाएगा। सवाल यह है कि संसद देश के लिए है या फिर आपको भी लगता है कि निजी महत्वाकांक्षा है? देखिए, खूबसूरत संसद बनाइए, बहुत सारी कुर्सियां लगाइए, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दीजिए, उससे कुछ नहीं होता है। इमारतों की नींव मूल्यों पर बनती है, मोल भाव पर नहीं बनती है। जिस तरह से उनके नाम पर स्टेडियम बनाया गया, जिस तरह से उन्होंने अपने कपड़े में नाम चुनवा लिया, उस बात का मैसेज जाता है कि वो व्यक्ति अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को अकेला उस संसद में घुसकर बैठता है और वहां जाकर बताता है, देखो संसद तुम्हारे लिए तैयार है। और उसके पहले एक अशोक स्तंभ बनाया जाता है जो बहुत खूंखार दिखता है। पहले अशोक स्तंभ शांत होता है, ठीक है, आप करिए, आप बनाइए, लेकिन क्या जो पहली संसद पे वो आए, उस 5 साल में 5 दूनी 10 करोड़ रोजगार दिया? क्या इस देश के 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो राशन बांट रहे, उनकी माली हालत को ठीक करने के लिए कोई नीति बनाई? क्या इस देश के युवाओं को क्या आगे भविष्य होगा? उस संसद से बाहर निकला, किसान 6 महीने सड़कों पर लेटा गया। इन्होंने कहा कि 12 मिनट में किसान बिल पास करती है भारतीय जनता पार्टी। तो संविधान के मूल्यों की हत्या करने के लिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं को जेब में लेकर घूमने के लिए अगर आप दीवारें खड़ी करेंगी, तो वैसे संसद से भारत को प्रेम नहीं होगा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था है संसद। एक बात और है, जिस तारीख को चुना गया है उद्घाटन के लिए, वो तारीख भारत को गंवारा नहीं है। ये भारत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वाला भारत है, वो हिंदू राष्ट्र वाला भारत नहीं है कि वीर सावरकर की जयंती पर आप संसद को ले किधर जा रहे हैं? दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं? विभाजनकारी संसद का संदेश दे रहे हैं। सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म सबसे प्रेम, उसका संदेश नहीं दे रहे, सर्वधर्म टकराव का संदेश दे रहे हैं हमारे लोकतंत्र में। और हमारे संसद में ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए। वीर सावरकर की जयंती पर उद्घाटन से उन्हें परेशानी है। देखिए, सबसे पहले तो कि वीर सावरकर के यदि 5% भी जवाहरलाल नेहरू और उनका गांधी परिवार कष्ट झेल लेता, 5% भी, तो इनके पसीने छूट जाते और ये 1000 बार माफी मांगते। इनके जेलों में जवाहरलाल नेहरू को लिखने का कागज मिलता था, कलम मिलता था, चाय मिलती थी, अखबार मिलते थे। और वो आदमी कैसा था, जिसके कोल्हू में बैल की तरह जिसे पीसा जाता हो और जिसको 8x8 की कोठरी मिला हो, अंधेरी कोठरी, पीछे समुद्र चाहिए इस पर, वो वीर सावरकर थे। और दूसरी बात, अभी अभी एक जेडीयू के जो नीतीश जी के बड़े मान हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बोला, बहुत इमोशनल बात कही। 17 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सका है।
बिहार दरिद्र प्रदेशों में से ही है। 11 आज भी सुन लीजिए, अरे सुनिए ना, छोड़ दीजिए, बीच में मत बोलिए। एक भी इंडस्ट्रियल बेल्ट, 28 इंडस्ट्रियल बेल्ट होते थे पहले बिहार में, सारे बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। आज इतने साल के मुख्यमंत्री बनने के बाद कहते हैं बिहार पिछड़े स्टेट है, इसको आप दीजिए। अरे आप किसको, आप तो अपने मुंह पर थप्पड़ मार। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा किसने नहीं दिया? भाजपा ने नहीं दिया। अरे मैंने कहा तो विशेष बिहार क्यों मिलना चाहिए? बिहार को जो सड़क निर्माण में पैसा मिलता था प्रधानमंत्री का, बिहार के साथ हमेशा कुछ सवाल रुक जाइए सर प्लीज। हर बार परिवार नहीं, आप लोगों की बहस होती रहेगी, प्लीज रुक जाइए, बीच में मौका दूंगी। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है कि जयंती वीर सावरकर जी की है और उस पर उद्घाटन कर रहे हैं पीएम मोदी जी। मेरा मानना यह है कि अगर किसी को भी श्रेय जाना चाहिए, वो भी जो जाना चाहिए वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाना चाहिए, जिन्होंने लगभग 3 साल लगातार अपने पसीने खून की मेहनत से संविधान लिखा। आज पीएम मोदी है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। आज अंजना कश्यप बोल रही है, जॉब कर रही है, कमा रही है, बोल रही है, अपने हक की बात करती है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में दिया है। अरे नेताजी ताली मत बजवाइए। नहीं, ताली बजवानी पड़े तो अलग बात है, उसे आप लोग रैली में कीजिए। और इलेक्शन आते तो बोलते हैं कोई मेरे भाई दलित भाई को न मारे मुझे मार ले, कुछ मेरे दलित भाई को ना कहे मुझे। सवाल क्या है बाबू? सवाल यह है कि मेरा कि जो उद्घाटन होना चाहिए था संसद का वो 14 अप्रैल को होना चाहिए था। एक इसका जवाब दे दीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए देखिए मेरे भाई, जो संविधान है और जो लोकतंत्र का मंदिर हमारा संसद होगा, उसमें भीमराव अंबेडकर जी की भी बहुत बड़ी भूमिका और योगदान है। संविधान दिया सरदार पटेल ने पूरे हिंदुवादी जो माफी मांग के जेल से बाहर निकला, ये गली नुक्कड़ के क्या दिक्कत है आपको? अभी खुद बोल रहे थे कि कोई बीच में ना बोले, दूसरा बोले तो जय हो, आप बोलिए। जय हो, आपकी जय। धन्यवाद। सरदार पटेल का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और वीर सावरकर जी, मैं कह सकता हूं कि जो लोग आज उन्हें गाली देते हैं, इंदिरा गांधी जी का पत्र पढ़ना चाहिए, जिन्होंने कहा कि वीर सावरकर भारत मां के वो सपूत है जिन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, और ये उनके पैरों की धूल नहीं है, ये मैं कह सकता हूं। और नए संसद में क्या होगा, मैं एक बात और बता दूं, इसी नए संसद में आप देखेंगे पूरे विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पास होगा, आप देखेंगे संविधान के तहत अनुच्छेद 44, और उसके बाद भारत आगे बढ़ेगा। इसीलिए तो आप जवाब देंगे क्या? नहीं, ये क्या है? आपसे भी सवाल है सर। मेरा आप सबसे सवाल है, सबसे नहीं एक को चुनिए भाई, यहाँ बोलने की बड़ी लड़ाई रहती है जी। उसको पता सर तीनों से सर मेरा सवाल ये है कि अगर पार्लियामेंट को जरूरत है तो सर वो बनना चाहिए। और सर रही बात हम पार्टी की कर रहे हैं, तो अगर आपकी पार्टी इसको करती है, कार्य को करती, सेवा को करती, तो क्या आप तब भी उसका स्वागत ना करते? और सर दूसरी बात कि अगर घर में माँ पिता कोई भी बीमार है, और सर आप जिस तरीके का वो ले रहे हैं कि एक विपक्ष ले रहे हैं कि वहां पैसे ना डाल के गरीबों में दे दें जिनको जरूरत है, तो सर पहले हम अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, पहले माँ बाप की सेवा करेंगे या गरीबों में बांटेंगे? तो सर हमें जरूरत है पार्लियामेंट की, हमें जरूरत है हमारे भारत की प्रचंडता अखंडता को दिखाने की। सर यही सवाल है कि अगर आपकी पार्टी ये करती, ये सेवा करती देश की, तो क्या आप तब भी इसको नकारते? आप इसका स्वागत करते? उल्टा सवाल है, आप सारे युवा हो, तुम्हारा एक सिंपल सवाल है, माँ बाप की तबीयत खराब है, आप गाड़ी खरीदो या माँ बाप का इलाज करोगे? वाह, हो गया जवाब। जय हो गया बात आपका। देखिए आपके पास आया था, लूज बॉल आया था, आपने एक लाइन का जवाब दिया, फिर मुझे मत बोलिएगा मुझे कम बोलने। नहीं हो गया ना, मैं इसके बाद में इसका जवाब दूंगा ना। इसके बाद सर सुन लीजिए सर, एक सेकंड सुन लीजिए सर, अतुल जी आप फेवरेट बन गए। प्लीज सुन लीजिए मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता सर। मैं आंकड़ों पे बात करना चाहता हूं। 2012 में आप कहते हैं कि जयराम रमेश कहते हैं कि फिजूल खर्ची है। 2012 में सोनिया गांधी की रिमोट कंट्रोल सरकार 3000 करोड़ की लागत से नए संसद भवन का बजट पास की थी, ऐसी लागत आने वाली थी। मगर 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद लगभग 850 करोड़ में नए संसद का शिलान्यास बजट पास हुआ था। तो बताइए खर्च तब होना ज्यादा हुआ कि अब ज्यादा हुआ? इस पे आप जवाब दीजिए, छोटा सा जवाब। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का खर्च है 20,000 करोड़। गलत कह रहे हैं, आपसे सीख गया मैडम। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का खर्चा है 20,000 करोड़। अब ये दूसरी बात, 2012 में ये देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी मैंने बताया 2011 में। अब ये प्रोफेसर, इनको लगता है कि ये बच्चे जाके गूगल में देखेंगे नहीं 2011 में क्या अर्थव्यवस्था थी। अब इनको ये लगता नहीं है, इनको लगता नहीं कि जाके देखेंगे कि बीच में देखिए आप। संगीत जी ये व्यक्तिगत, आप यहाँ जाइए, मैं चली जाती हूँ, आप आ जाइए बीच में। ये प्रोफेसर है, इनको बोलिए मेरा नाम लेकर के नहीं बोले, भविष्य खराब बीच में।
तो 72 रुपए का पेट्रोल मिलता था, जबकि 112 रुपए का क्रूड मैंने पहले बताया। 2 जो है वो बेरोजगारी दर था, तो सब अच्छा था, सब आप देख लेना, गूगल में बच्चे देख लेंगे, बोल देंगे मुझे मेरा प्रोडक्ट भाई। ये देखो राहुल गांधी जैसे अमूल का प्रोडक्ट एसिडिटी देखो, ऐसे आप गूगल का प्रोडक्ट बने हुए। देखो राहुल जी पे इतना बोलते हैं, ये अपने पिताजी पर भी नहीं बोले होंगे उतना राहुल जी पर बोलते हैं रोज, वही धंधा इनका। बात लाइए तो परिवार अभी फिर वो आपको नहीं फिर क्या होता है, नहीं यही बात होती है, व्यक्तिगत टिप्पणी होती है। अगर मैं राहुल गांधी मैं कहूँ सुभाष चंद्र बोस, शरद चंद्र बोस को अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर पास किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जब वो प्रधानमंत्री थे वहां पर वेस्ट बंगाल में। किसके साथ सरकार थी? 3 जगह सरकार थी, मुस्लिम लीग के साथ, जिसने पारित किया था अलग पाकिस्तान का। ये सावरकर जी ने कहा था कि आजाद हिंद सेना के खिलाफ सारे हिंदुओं, आजाद हिंद सेना के खिलाफ लड़ने के लिए हिंदुओं बरतानी मिलिट्री में शामिल हो। देखो दोबारा खड़ा किसने किया? बीच में नहीं, ये क्या तरीका है? एसिडिटी देखो, सच बोलो तो एसिडिटी हो जाती है। सख्ती दिखानी पड़ेगी। आई एम सॉरी, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, आखिरी बार बोल रही हूँ आपको, बीच में नहीं सब। अंजना जी मैं और एक बात, ये जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में ऐसा बात करते हैं? कहीं नहीं बोलेंगे जो 9.5 साल जेल में रहे, 9.5 साल जेल में रहे, उसके लिए नहीं बोले, बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने सरकार में इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिए थे, वो नहीं आए। ये झूठ बोलते हैं। एक सवाल हो गया, एक सेकंड सवाल पूछिए। मेरा सवाल आपसे है, कौन सा प्रोफेसर है आप? अतुल जी आपसे सवाल है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, सवाल सुनिए प्लीज, लड़ाई बंद कीजिए। आप लोग क्या मिसाल कर रहे हैं? प्लीज सर, हो गया, चुप हो जाओ। हाँ पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर नए संसद, प्लीज सर, प्लीज, ये व्यक्तिगत कार्य है, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, ये गलत बात है, प्लीज। मैंने यूपीएससी पास किया था। अरे अतुल औंधे साहब, प्लीज सर, उस बच्चे को सवाल पूछने दीजिए। आपको क्यों ऐसा लगता है आप लोग इतने इंपॉर्टेंट है कि जनता आप लोगों के बारे में सुनेगी? आप लोग प्लीज चुप हो जाए, प्लीज। नहीं, गाली नहीं, गला नहीं, प्लीज। आप दोनों को मैं कह रही हूँ कंट्रोल कीजिए, प्लीज सर, प्लीज कंट्रोल। एक सेकेंड, आप सवाल पूछिए जल्दी से, आप सवाल पूछिए। ऑडियो इन दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए, सवाल पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर नए संसद भवन का निर्माण संवैधानिक रूप से सही है, जनता को एक्सेप्टेबल है, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि आपकी पार्टी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है? जवाब दीजिए। कि अगर कोई सरकार काम करता है और जनता को ऐसा लगता है, तो विपक्ष का भी ये काम है, क्या सही है क्या गलत है इसकी चर्चा। विपक्ष का उठा के पटक देंगे क्या? आप गाली गलौज करोगे तो होगा। गाली गलौज कर रही है तो राहुल गांधी को क्यों नहीं जाकर के पटक देते? प्लीज गाली गलौज कर रही है, आप बंद कीजिए प्लीज। डिवाइड करके देख लिया, गाली दे रहे जी। प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप दोनों प्लीज स्टॉप कर दीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चुप हो जाइए आप दोनों प्लीज, 2 मिनट के लिए प्लीज। आप प्लीज स्टॉप, प्लीज आप दोनों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज सर आप मुझे एड्रेस कीजिए, सवाल लीजिए, उत्तर। और आपको भी बोल रही हूँ, प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए, एक दूसरे पे क्रॉस टॉक मत कीजिए, प्लीज सर, प्लीज। आपको देश देख रहा है, क्या कर रहे हैं अतुल जी? अरे गाली दे रहे हो। नहीं, मैंने बोल दिया उनको। अतुल जी जवाब दीजिए, अतुल जी प्लीज, अतुल जी प्लीज, नरमी लाइए, नरमी। अतुल जी। टाइम खराब हो जाएगा, बच्चों का बहुत सवाल है। सवाल लीजिए, जानना चाहते हैं शिक्षक है देश, बहुत सवाल है नए भारत का। चलिए सवाल लेते हैं जल्दी। मेरा सवाल ये है कि क्या अब नए संसद भवन में आप सभी की पार्टीज की प्रेजेंस पहले से बेहतर होगी संसद भवन में? क्योंकि अभी तक तो कुछ काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस और सपा दोनों को बहुत दिक्कत है कि जो नई पार्लियामेंट बन रही है, पर जब आपकी पार्टी थी, आपने अपनी पार्टी के जब चल रहा था, रूलिंग ड्यूरेशन था, उस वक्त भी तो आपने बहुत सारा काम किया था, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्यों दिक्कत हो रही है जब वो नहीं? मैंने बनाया था एक्सप्रेस पे, दुनिया चलती है उस पे। हमने मेट्रो बनाई थी, हमने लैपटॉप दिया था, हमने बनाया था। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं हमने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। आज मेडिकल कॉलेज गांव-गांव में जाइए, मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं। उसमें क्या दिक्कत है? आप जनता को जिससे जरूरत हो वो काम कीजिए ना। पहले जैसे पहले ही पूछा गया कि कौन बीमार है तो उसके पहले इलाज होगा। हम जनता का काम करने वाले लोग हैं। ये सांसद भव्य बनाना चाहते, मैंने जैसा बोला, आप भव्य सांसद बनाइए, लेकिन इलाज तो सांसद नहीं, संसद होता है। सांसद तो एमपी होता है, लेकिन आपको इलाज तो लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों को इलाज मिल नहीं रहा है समय से। लोग कई बार आपने देखा होगा कि लोग साइकिल पे किसी अपने जो घर में बीमार लोग होते हैं उनको
फर्क के ले जा रहे संसद और हैं, सांसद उनके का एम्बुलेंस फर्क नहीं प्रोवाइड पता। करवाइए आप, डिबेट वो ज्यादा करने आ जरूरी गए, है, बताइए। उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बात इधर उधर घुमा रहे, देखिए अंजना जी। अब फंस गए तो इधर उधर की बातें करें। मैं अरे अभी एम्बुलेंस आपको प्रोवाइड कुछ- कीजिए ना, अंजना जी। जो लोग बेचारे स्टेशन पे लाद के ले जा रहे हैं, कोई ठेले पे लाद के ले जा रहा है। ठीक है, एक जवाब दीजिए। पेशेंट को देखिए, आपके चैनल पे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने आरोप लगाया 20,000 करोड़ की फिजूल खर्ची, यही बोला ना। सबसे पहले तो अब बीच में ना बोले अंजना जी। देखिए, मैं समझता हूँ जनता को भी ये पसंद नहीं आता। आपकी बात सुनी, मैंने अब अपने आंकड़े दे रहा हूं। जो नया संसद बन रहा है, इसकी जो लागत है 862 करोड़ है और पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की लागत 1300 करोड़ है। और देखिए, मैंने अगर कुछ कहा है तो ये मेरा फर्ज बनता है मैं दिखाऊं। ये जयराम रमेश का 2012 का जो आर्टिकल है द हिंदू में, क्या कहते हैं सुनिए। वी बैडली नीड अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, दिस वन सिंपली इजंट फंक्शनल एंड इज आउटडेटेड। जयराम रमेश, ये उनका है। तो एक बात समझ लीजिए, ऐसा नहीं होता कि मोदी जी अब प्रधानमंत्री हैं तो सब विरोध करेंगे। और गर्व की बात क्या है, मैं अंत करूंगा 30 सेकंड में। मुझे भी 30 सेकंड चाहिए। हाँ, आप ले लीजिएगा मेरे बाद, अगर आपकी आज्ञा हो तो। धन्यवाद। देखिए, इस देश ने देखा, हमारे देश में नेशनल वॉर मेमोरियल का सपना देखा इन्होंने, बना नहीं पाए, नरेंद्र मोदी जी लाए। पुलिस मेमोरियल सपना देखा, बना नहीं पाए, मोदी जी लाए। कर्तव्य पथ बनाया नरेंद्र मोदी जी ने। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति आज लगी है कर्तव्य पथ पे, तो नरेंद्र मोदी जी ने। इससे देश आगे बढ़ता है, ये हमारा आत्मसम्मान है, हमारा गुरूर है, हमारी पहचान है। 862 करोड़ क्या 8 लाख करोड़ रुपए भी लगे तो हमें लगाने चाहिए देश निर्माण में, स्वाभिमान के लिए। करना पड़ता है। अपना भैंसों का दूध निकाल ले, वो ठीक है। ऋतिक रोशन और सलमान खान गरीब हो गए, भैया गरीब हो गए, सफाई महोत्सव में उतर रहे। मैं बिहार से हूँ। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि जैसा कि आपको पता है कि भारत की आबादी बढ़ रही है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी जरूरत पड़ रही, तो फिर आप क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते भारत के हर नागरिक को प्रतिनिधित्व का अवसर मिले? बेटा, यही बात चल रही है कि आप जो कहते हैं, क्या प्रतिनिधि को उस संसद में बोलने का समय है, मिल रहा है क्या? 70 साल में पहली बार जो सरकार पूरी मेजोरिटी के साथ आई है 30 साल के बाद, तो क्या वो संसद चलने दे रही है? और आज देश की जो अर्थव्यवस्था है, तो आज देश की अर्थव्यवस्था और आज देश की जो जरूरतें हैं, पहली वो जरूरतों को प्राथमिकता दोगे या फिर किसी बिल्डिंग को प्राथमिकता दोगे? जब पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो एक बहुत अच्छा उन्होंने आह्वान किया तमाम संसद के सदस्य से कि अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में एक छोटा सा गांव ले लीजिए और उसको मॉडल गांव बनाए। 9 साल बीत गए, आज तक इस देश का कोई मॉडल गांव आपको ऐसे संसद जैसा नहीं दिखेगा। इस तरह की मानसिकता हो तो वो संसद किस तरह का रिप्रेजेंटेशन देगा उस गांव को? आपके गांव पिछड़ रहे हैं और अब संसद की दीवारें ऊंची उठा रहे हैं, ये सवाल है। भारतीय जनता पार्टी संसद बनाइए, गांव भी बनाइए। भारतीय जनता पार्टी तो कहती थी कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप स्मार्ट सिटी तो एक भी बना नहीं पाए, कम से कम हमने स्मार्ट गांव तो बनाया है। और डंकी की चोट पे कहते हैं स्मार्ट गांव बनाया है। देखिए, संसद में काम होना चाहिए, लेकिन इस देश के राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाड़ला है आगे फिर से राहुल गांधी, वो सबसे कम पार्टिसिपेट करते हैं। टाइम खत्म हो गया, प्लीज। सबसे पहले इन्होंने कहा, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो पहली बार जब वो संसद की बिल्डिंग में गए तो उन्होंने नतमस्तक होकर अपना माथा छुआया, वो आप सबको प्रणाम था। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, आपको वंदे भारत एक्सप्रेस, IIT, IIM नहीं दिखाई देते। देश प्रगति कर रहा है, जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देख रहे हैं आज।